गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मित्रों कैसे हो? राधे राधे, राम राम सबको। जुकाम खतरनाक ही लग गई यार। नाकों को रगड़ते रगड़ते नाक भी लाल हो गई। राधे राधे। राम राम, राधे राधे। आर्टिकल 148 में कैग है बेटा। 148 से 151 तक कैग है बेटा। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। सबको राम राम। बरखा, राम राम मेरी बहन। राम राम, राधे राधे। आसाराम भाई, राम राम। सब मेरे भाई और बहनों को राम राम। जब तक बच्चे जुड़े तब तक मैं अरावली की कल जो पढ़ा है उसकी कहानी सुना देता हूं आपको। जो कल अपन ने पढ़ा था, अरावली पर्वतमाला, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं उसकी कहानी सुना देता हूं, फिर शुरू करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण सबसे पहले डॉक्टर बीसी मिश्रा ने किया था, और बीसी मिश्रा ने इसको 7 भागों में बांटा था। लेकिन बीसी मिश्रा का अपन वर्गीकरण नहीं पढ़ते, अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं रामलोचन सिंह का। रामलोचन सिंह ने 4 भाग बताए थे: अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठार, पूर्व का मैदान और मरुस्थल। ठीक है। अरावली की बात करें तो अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है, अपशिष्ट पर्वतमाला है, समझ में है ना, मोड़दार पर्वतमाला है। अरावली की तुलना हम अपलेशियन पर्वत से करते हैं जो यूएसए में है। जैसे अरावली है वैसे ही अपलेशियन पर्वत है मेरे मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान में ये कर्णवत रूप में फैली हुई है, अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैली हुई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि राजस्थान में ये अरावली कान के जैसे आकार में फैली हुई है, और ये एक वाद्यंत्र है, तत्वाद्यंत्र तानपुरा, उसके समान ये आपको देखने को मिलती है। उसके समान ये देखने को आपको मिलती है। अरावली पर्वतमाला से कुछ नदियां निकलती हैं, जिसमें से मैंने आपको बताई थी बेबना सासू को खालू, ये एक कोड बताया था। कुछ अरावली की चोटियां हैं जिसमें अपन ने कोड से बात करी थी: गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो, सजना, तारा, यश, भैरू, बाबा। अरावली मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर अरावली में है। अरावली को आडावाला पर्वत कहते हैं, और सिंधु और गंगा नदी के बीच में अरावली पर्वतमाला जल विभाजक का क्या करती है, काम करती है। अरावली पर्वतमाला की उत्तरी भाग में जो आकृति है वो भीड़ के पीठ की जैसी है, जबकि दक्षिणी भाग में इसकी जो आकृति है वो आपके पंखा जैसी है, पंखनुमा, पंखाकार है दक्षिणी भाग में अरावली की आकृति। अरावली सबसे ज्यादा चौड़ी है दक्षिणी भाग में, उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा चौड़ी है, अजमेर जिले में ये सबसे संकीर्ण है। ऊंचाई की अगर बात करें तो अरावली सबसे ज्यादा ऊंची है दक्षिणी भाग में, और अगर नीची की बात करें सबसे ज्यादा नीची है जयपुर जिले में, इसकी ऊंचाई कम मिलती है, और दक्षिणी भाग में इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा मिलती है अरावली पर्वतमाला की। समझ में आया ना? अरे ये कल की कहानी सुना रहा हूं, ये कल की कहानी रिपीट कर रहा हूं, जो कल पढ़ाया था उसको रिपीट कर रहा हूं। ठीक है। अरावली पर्वतमाला में मध्य भाग में वायु घाटियां पाई जाती हैं, जो आपके अजमेर, ब्यावर और सांबर के आसपास
देखने को मिलती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरी बात आपके सामने अगर मैं बात करूं अरावली पर्वतमाला की, जिसकी कल अपन ने चर्चा करी थी, तो मित्रों आपको ये भी याद रखना है, अरावली को 3 पार्ट्स में अपन ने बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची जो चोटी है वो रघुनाथगढ़ है, मध्य अरावली की तारागढ़ है, दक्षिणी अरावली की आपके गुरु सीकर है। दक्षिणी अरावली के ठीक पश्चिम में जसवंतपुरा की पहाड़ी है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है। इसके जस्ट बगल में रानीवाड़ा की उच्च भूमि है, याद रखना है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर हल्देश्वर तीर्थ स्थल है जो जालोर में है, और डोरा पर्वत, इसराना, रोजा और झारोला ये इसकी चोटियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये कल ये चीजें मैंने आपको डिस्कस करी थी, यही पढ़ाया था ना कल, यही पढ़ाया था क्या? पूरा मैंने रिपीट कर दिया है जो मैंने पढ़ाया था। राधे राधे। सब कुछ मैंने आपको रिपीट कर दिया है। अब डिस्टरबेंस मत करना, मुझे पढ़ाने दो। किसी भी भाई बहन को कुछ पूछना हो तो मुझे लास्ट में पूछ लेना, मैं सबके जवाब दूंगा। अभी अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है मित्रों, तो अब अपन बात करेंगे आगे की आज अरावली पर्वतमाला की। तो लाडलों, दिख रहा है सब कुछ अरावली की। अगर मैं बात करूं जलवायु, अरावली की जलवायु कैसी है, तो उपाद्र प्रकार की, उपाद्र प्रकार की। अरावली पर्वतमाला में अगर मैं बात करूं वर्षा कितनी होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर। अरावली पर्वतमाला में वनस्पति पतझड़, पतझड़ वनस्पति है। अरावली में खनिज, खनिज धात्विक। दिखाई नहीं दे रहा क्या बच्चों? दिखाई नहीं दे रहा? अरे दिख नहीं रहा क्या आपको? दिख रहा है तो फिर क्यों बोल रहे हो? अरावली में कृषि, तो सबसे ज्यादा कृषि होती है मक्का। अरावली में कृषि कौन सी होती है? मक्का होती है, ये आपको याद रखना है। अरावली, अरावली के पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में, अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग में 20 जिले हैं, जबकि अरावली के पश्चिमी भाग में 13 जिले हैं। 13 जिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आगे की अगर मैं बात करूं मेरे लाडलो आपके सामने, तो जो अरावली पर्वतमाला है, अरावली से, अरावली के ऊपर से, ऊपर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है। सभी भाई बहनों को राम राम। वर्षा रेखा गुजरती है, रेखा गुजरती है। अरावली की अगर मैं मृदा की बात करूं, तो अरावली में लगभग यानी कि ज्यादातर, ज्यादातर लाल लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लाल लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। लाल लैटराइट मृदा पाई जाती है। ये आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। तो जलवायु आर्द्र प्रकार की, वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर, वनस्पति पतझड़, खनिज धात्विक, कृषि मक्का। पूर्वी भाग में जिलों की संख्या 20, पश्चिमी भाग में 13 जिले। ठीक है। अरावली के ऊपर से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा गुजरती है, और मृदा ज्यादातर लाल लैटराइट पाई जाती है। और ये भी याद रखना, कल बता दिया था मैंने, वैसे अरावली
राजस्थान के 12 जिलों के मध्य से गुजरती है, 12 जिलों के मध्य से गुजरती है। ये भी मैंने कल आपको बताया था, याद रखना है। क्लियर है ये चीजें? अब अपन बात करेंगे अरावली की कृषि की, याद रखना है। क्लियर है? टोटल जिले तो मेरे भाई 17 हैं, कुल जिले तो 17 हैं, कुल 17 हैं, जिसमें छोटे मोटे सारे आ गए। ठीक है, क्लियर है? टोटल तो 17 जिले हैं। अब नेक्स्ट ध्यान दो आगे, ब्लैक ही चल रही है राकेश। नेक्स्ट, अरावली में कृषि, अरावली में कृषि। तो अरावली में जो कृषि होती है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, स्थानांतरित। अरावली में जो कृषि है उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि आदिवासी करते हैं, आदिवासी, आदिवासी ऐसी खेती करते हैं, ऐसी कृषि करते हैं। आदिवासी ऐसी कृषि करते हैं। और स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम, अन्य नाम, इसे हम क्या भी बोलते हैं? झूमिंग। इसे हम झूमिंग कहते हैं, इसे हम बर्न कहते हैं, इसे हम बुशपैलो कहते हैं, बुशपैलो कहते हैं। इसे हम बिना यंत्रों की खेती कहते हैं, बिना यंत्र की कृषि कहते हैं, बिना यंत्र की कृषि, यंत्र की कृषि। और इसे हम बिना उर्वरक की खेती कहते हैं, बिना उर्वरक की कृषि कहते हैं। और ये कृषि जो है, स्थानांतरित कृषि, ये पेड़ों को काटकर की जाती है, पेड़ों को या तो काटकर या जलाकर करते हैं, जलाकर करते हैं। पेड़ों को काटकर जला के करते हैं। 1 से 3 वर्ष तक होती है। आदिवासी कितने वर्ष तक करते हैं? 1 से 3 वर्ष तक। अब आदिवासी किस किस नाम से जानते हैं? आदिवासी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऐसी कृषि को आदिवासी क्या कहते हैं? ऐसी कृषि को आदिवासी क्या कहते हैं मेरे मित्रों? तो ध्यान रखना है। जैसे आदिवासी कहते हैं चिमाता, चिमाता जो कृषि होती है ये कौन करता है? भील। कहां करते हैं? उदयपुर में। दूसरी कृषि का नाम है वालरा। वालरा कृषि कौन करेंगे? गरासिया। कहां करेंगे? सिरोही में। और तीसरी कृषि है आपकी दजिया। दजिया कौन करेंगे? डामोर। कहां करेंगे? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और चौथी है बत्रा। बत्रा, बत्रा कौन करेंगे? सहरिया। कहां करेंगे? बारा में। अब देखो, जो चिमाता कृषि होती है, चिमाता कृषि, अब आपसे ये भी पूछ ले कहां होती है चिमाता, कहां होती है वालरा, कहां होती है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेरे मित्रों याद रखना है, जो अरावली के पहाड़ी डाल हैं, पहाड़ी डालों पर, सॉरी 1 मिनट रुको, चिमाता होती है मैदानी भाग में, चिमाता होती है मैदानी में भाग में, बालरा होती है पहाड़ी डालों पर, पहाड़ी ढाल पर, ढाल पर।
और दजिया होती है अरावली के ठीक दक्षिण में, अरावली के दक्षिणी भाग में। और बत्रा होती है अरावली के ठीक पूर्व में, अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में। ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और आदिवासी क्या करते हैं इसमें, किसकी खेती करेंगे, सब क्या बोते हैं इसमें, मक्का, रतालू, इसकी खेती की जाती है, मक्का और रतालू। क्लियर है ये सारा का सारा, ये सब चीजें क्लियर हैं आपकी। अरावली में स्थानांतरित कृषि होती है। आदिवासी ऐसी कृषि को जूमिंग कहते हैं, वर्ण कहते हैं, बुशपैलो कहते हैं, बिना यंत्र की कहते हैं, बिना उर्वरक की कहते हैं। ये पेड़ों को काटकर या जलाकर की जाती है, 1 से 3 वर्ष तक होती है। आदिवासी से चिमाता कहते हैं, भील उदयपुर में करते हैं मैदानी भाग में। वालरा कहते हैं गरासिया सिरोही में करते हैं पहाड़ी डालों पर। दजिया कहते डामोर डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं, अरावली के दक्षिणी भाग में होती है। बत्रा सहरिया बारा में करते हैं, अरावली के दक्षिण पूर्वी भाग में होती है। क्लियर। अब बात करेंगे मेरे दोस्तों अरावली की गौण पहाड़ियों की। गौण पहाड़ियां, यहां से भी परीक्षा में अब की बार पुलिस में भी प्रश्न पूछे हुए हैं, हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा था यहां से। तो अरावली की गौण पहाड़ियां, अरावली की गौण पहाड़ियों को उदयपुर में क्या क्या कहते हैं, उदयपुर में जरगा कहते हैं, सज्जनगढ़ की पहाड़ियां कहते हैं, गिरुआ कहते हैं, रागा कहते हैं, गोगुंदा की पहाड़ी कहते हैं, कमलनाथ की कहते हैं, बिछमेड़ा की पहाड़ी कहते हैं, नागपाणी कहते हैं। ये सारी पहाड़ियां कहां पे हैं, अरावली में। अरावली की ये सारी कहां है, ये उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में अरावली की छोटी पहाड़ियों के ये नाम है, जरगा, सज्जनगढ़, गिरवा, रागा, गोगुंदा, कमलनाथ, बिछमेड़ा, नागपाणी। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, क्लियर है। राज्य कॉलेज लेक्चर के लिए थर्ड पेपर आरपीएससी की कैटेगरी में शुरू करने वाला हूं। और राजस्थान ज्योग्राफी तो मैंने आरएस में पढ़ा रखी है, आप चाहो तो प्लस कोर्स ज्वाइन करके और पढ़ सकते हैं। तो ये सारे नाम याद रखना है, परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगुंदा की पहाड़ी कहां पे है, कमलनाथ की पहाड़ी कहां पे है। बात करेंगे रास संबंध में। रास संबंध में मेरे मित्रों, रास संबंध में आपसे पूछे दिवेर की पहाड़ी है, रास संबंध में कुम्मलगढ़ की पहाड़ी है, कुम्मलगढ़, कुम्मलगढ़ की पहाड़ी राज संबंध में है। खमनोर की पहाड़ी है राज संबंध में। और हल्दी घाटी की पहाड़ी है, बिजरावल की पहाड़ी है, बिजरावल की पहाड़ी है। और जो कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं इनका कुछ नाम और भी है। कुंभलगढ़ की पहाड़ियों को गंधमर्दन कहते हैं, गंधमर्दन पहाड़ी कहते हैं, हेमकुट कहते हैं, हेमकुट की पहाड़ी कहते हैं, नील हिमवंत की पहाड़ी कहते हैं, नील हिमवंत की पहाड़ी कहते हैं। याद रखना है, ये कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के अन्य नाम हैं। गंधमर्दन कह दो, हेमकुट कह दो, नील हिमवंत कह दो, बात एक ही है, खा लो, ठूस लो, नंगड़ लो, सब कुछ पेट में जाएगा। खाओगे तो पेट में, नंगड़ोगे तो पेट में। क्लियर है ये चीजें, क्लियर है ये सब चीजें। नहीं, लाइन से मत याद करो तन्नू जी, आपको अच्छा लगे जैसे याद करो। ये राज संबंध में है। परीक्षा में प्रश्न केवल ये पूछेगा कि गंधमर्दन की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है, प्रश्न ये पूछने वाला है। जैसे गंधमर्दन की पहाड़ी किस जिले में है, 4 ऑप्शन देगा, आपको राज संबंध पे टिक करना है। ठीक है। अजमेर में देखो किस किस नाम से जानते हैं इनको, अजमेर में किस किस नाम से जानते हैं। अजमेर में घूघरा की पहाड़ी कह दो,
जहां पे आरपीएससी है। नाग पहाड़ कह दो, अजमेर में नाग पहाड़ कह दो, तारागढ़ की पहाड़ी कह दो, बीठड़ी की पहाड़ी कह दो, गढ़ बीठड़ी की पहाड़ी कह दो, गढ़ बीठड़ी की पहाड़ी कह दो, गोराम जी की पहाड़ी कह दो, पुष्कर की पहाड़ी कह दो, पुष्कर की पहाड़ी कह दो, और मैरवाड़ा की पहाड़ी कह दो, मैरवाड़ा की पहाड़ी। ये क्या करती है? मेवाड़ को मारवाड़ से पृथक, मेवाड़ को मारवाड़ से क्या करती है? पृथक करती है, अलग करने वाली पहाड़ी है। ये सब अजमेर में है मेरे मित्रों। घोघरा, नागपाड़, तारागढ़, बीठड़ी, गढ़ बीठड़ी, गोरामजी, पुष्कर, मैरवाड़ा, ये सब आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? झुंझुनू में हम किस किस नाम से जानते हैं? झुंझुनू में क्या क्या कहेंगे तो याद रखना है। झुंझुनू में पाल खेत कह दो और बबाई कह दो, बबाई की पहाड़ी कह दो। झुंझुनू में अपन कह सकते हैं पाल खेत की पहाड़ी और बबाई की पहाड़ी। तो मित्रों सीकर में क्या कहते हैं फिर? सीकर में कहते हैं माल खेत, माल खेत की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी। इस पे स्टार लगा दिया, कंफ्यूज मत होना, और ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है। हर्ष की पहाड़ी है ना, ये सीकर में, हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में है। तो हर्ष की कह दो, जीण की पहाड़ी कह दो, रेवासा की पहाड़ी कह दो। ये सारी पहाड़ी कहां पे है मेरे मित्रों? ये सीकर में है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मालखेत, खंडेला, हर्ष, जीर्ण, रेवासा, ये पहाड़ी कहां पे है? सीकर में है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है मेरे बच्चों? चलो आगे। नेक्स्ट, अब बात करेंगे जयपुर में। जयपुर में अरावली की गौण पहाड़ियां कौन कौन सी हैं? तो मेरे बच्चों जयगढ़ की पहाड़ी जयपुर में है, नारगढ़ की पहाड़ी है, नारगढ़ की पहाड़ी है, चैनपुरा की पहाड़ी है, चैनपुरा की पहाड़ी है, चंदवा जी की पहाड़ी है, मनोरपुर की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी है, सेवर की पहाड़ी है, चूलगिरी की पहाड़ी है, झालाना की पहाड़ी है, काली खो की पहाड़ी है। ये सब कहाँ है? ये सब जयपुर में है। ये नाम याद रखने पड़ेंगे। सेवर स्टार लगा लेना। सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र भरत में है। सेवर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? भरतपुर में। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे मित्रों। क्लियर है ये चीजें? क्लियर है क्या? तभी जी अजमेर में है वो तो। नेक्स्ट है मेरे लाडलो अलवर। अलवर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? अलवर में देखो, नीलकंठ की पहाड़ी है, काली घाटी की पहाड़ी है, कटी घाटी की पहाड़ी है, कटी घाटी, काली घाटी है, कटी घाटी है। समझ में है ना? उदयनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ, ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है। उदयनाथ की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है? राजगढ़ की पहाड़ी है, सरिस्का की पहाड़ी है, भरतरी की पहाड़ी है, भरतरी की पहाड़ी है,
ताल वृक्ष की पहाड़ी है, क्रासका की पहाड़ी है, बाला किला की पहाड़ी है, सीलीसेड की पहाड़ी है, जिंदोली की पहाड़ी है, बिलाड़ी की पहाड़ी है, बिलाली बिलाली की पहाड़ी है, पांडीपोल की पहाड़ी है और कांकवाड़ी की पहाड़ी है। कांकवाड़ी की पहाड़ी है। ये सब पहाड़ी कहाँ पे है? अलवर में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या? तो सीलीसेड, जिंदोली, बिलाली, पांडीपोल, कांकवाड़ी, समझ में है ना? नीलकंठ, काली घाटी, कटी घाटी। काली घाटी अलग है, कटी घाटी अलग है। समझ में है ना? उदयनाथ, राजगढ़, सरिस्का, भरतरी, तालवृक्ष, क्रासका, बिलाली, ये सारी पहाड़ी मेरे लाडलो अलवर में है। याद रखना है। बात करेंगे जालोर में कौन कौन सी पहाड़ी है। जालोर में, अब जालोर में देखो, जसवंतपुरा है, जसवंतपुरा की पहाड़ी, समझ में है ना? सुंडा माता की पहाड़ी, कन कांचन की पहाड़ी, कन कांचन की पहाड़ी, रोजा, इसराना, झारोला और ग्रेनाइट, या इन्हीं को बोलते हैं छप्पन, या इन्हें बोलेंगे नाकोड़ा पहाड़ी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना। ये आपके जालोर में, बाड़मेर की सिवाना से जालोर के बीच में है। बाड़मेर की सिवाना तहसील से, सिवाना से, बाड़मेर की सिवाना से कहां तक है? जालोर तक। और ये पहाड़ी गुम्मदनुमा आकार में है। कौन से आकार में है? गुम्मदनुमा आकार में है। आकार में। हर्षनाथ की अलवर में है, एक रह गई हर्षनाथ की। वेरी गुड। हर्षनाथ की, हर्षनाथ की पहाड़ी, ये भी अलवर में है। हर्षनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। ये अरावली के पार्ट है जालोर में। भाई साहब, ये अरावली का ही पार्ट है, गौण विस्तार है, जब तो 17 जिले बताए मैंने। ये अरावली का ही गौण विस्तार है, छोटी पहाड़ियां। ये कैसे हैं? जैसे अपन गेहूं को बरसाते हैं ना, ऐसे। तो जैसे एक तो ढेरी पड़ती है और एक कुछ दाने छिटक छिटक के दूर चले जाते हैं। तो जब अरावली का निर्माण हुआ ना, तो उसके मलबे का विस्तार जहां तक होता गया पहाड़ियां बनती गई। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मेरे मित्रों? ये ठीक है। ये सब जालोर में है, ये आपको याद रखना है। गिरेनाइट, छप्पन, नाकोड़ा, ये बाड़मेर की सिवाना तहसील से जालोर तक है, जो गुम्मद नुमा आकार में है। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे की बात करूं, बारा। बारा में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो देखो, भामती की पहाड़ी, भामती की पहाड़ी है बारा में, याद रखना है। शाहाबाद की पहाड़ी है, बामती की पहाड़ी है, शाहाबाद की पहाड़ी है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। डूंगरपुर में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? डूंगरपुर में भोमट की पहाड़ी है, भोमट पहाड़ी। लेकिन एक चीज याद रखना, भोमट क्षेत्र, कल भी बताया था मैंने, भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र को याद रखना है मेरे मित्रों, आपको पूछा जा सकता है। यह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही का आदिवासी भाग है। कैसा भाग है? आदिवासी भाग है। क्लियर है क्या? क्लियर है? नया सब कुछ बताऊंगा, पढ़ने में दिमाग लगा भी, मैं सब कुछ बताऊंगा। क्लियर है?
12 अच्छा नहीं है, 12 जिले अरावली 12 जिलों के बीचों बीच से गुजरती है ना। और 10-5% का जो बात करें, अरावली का 10% हिस्सा, 5% हिस्सा, ऐसे मिलाकर टोटल 17 है। तो डूंगरपुर में कौन सी पहाड़ी है? बोमट की पहाड़ी, ये आपको याद रखना है। और बोमट क्षेत्र मैंने बता दिया ये कहां पे है, आपको समझ में आ गया होगा। बाड़मेर, बाड़मेर में कौन सी पहाड़ी है? मालानी की पहाड़ी, मालानी चट्टान, ये भी अरावली का ही पार्ट है। मालानी चट्टान ये भी किसका पार्ट है? अरावली का पार्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में है बीजासण, बीजासण की पहाड़ी, ये भी अरावली का ही पार्ट है, भीलवाड़ा में, याद रखना है। भरतपुर में, भरतपुर में अरावली की जो पहाड़ी है वो है मानी पहाड़ी, ये भी अरावली का ही पार्ट है। भरतपुर में मानी पहाड़ी, याद रखना है किसका पार्ट है? अरावली का पार्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये सब चीजें? बीजासण, मानी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दौसा में, भाई ये रिवीजन क्लास है बच्चों, मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ या लिखते जाओ, कैसे भी, मैंने लिखा तो रखा ही ये सारा, बस आपको रिपीट करवा रहा हूं। दौसा में देवगिरी की पहाड़ी है, देवगिरी की पहाड़ी। दौसा में कौन सी पहाड़ी है? देवगिरी की पहाड़ी, नोट डाल के लिख लेना, नोट। देखो, हर्ष की पहाड़ी सीकर में, हर्षनाथ की पहाड़ी, हर्षनाथ अलवर, और हर्षत माता का मंदिर, माता का मंदिर दौसा में, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। दौसा में है, हर्षत माता का मंदिर कहां पे है? दौसा में। सिरोही में देखो, सिरोही में, सिरोही में अरावली की पहाड़ियों की बात करूं तो अरबुदा, अरबुदा की पहाड़ी, इन्हीं को मेरू की पहाड़ी कह दो, इनको सुमेरु की पहाड़ी कह दो, इन्हीं को आप क्या कह सकते हो? मेरू कह दो, सुमेरु कह दो, परिपत्र कह दो, परिपत्र कह दो, ऋषिकेश की पहाड़ी कह दो, ऋषिकेश की पहाड़ी। सब पहाड़ी कहां पे हैं ये आपको याद रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी पूरी उम्मीद है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऋषिकेश की पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में है। तो बेटाओ ऐसे अगर प्रश्न आ गए तो आपका क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं होगा? और एक पहाड़ी और है, जयराज, जयराज की पहाड़ी, ये भी कहां पे है? जयराज की पहाड़ी भी कहां पे है? सिरोही में है, याद रखना है। क्लियर है? तो याद रखना है ऋषिकेश की पहाड़ी, जयराज की पहाड़ी। क्लियर है? तो ऋषिकेश की पहाड़ी और जयराज की पहाड़ी, ये सब कहां पे है? ये सब की सब सिरोही में है। नेक्स्ट, दिल्ली, दिल्ली की बात करें तो रायलसीमा की पहाड़ी, ये भी अरावली का गौण विस्तार है। रायलसीमा की पहाड़ी, क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन। और हरियाणा की बात करूं, हरियाणा, तो डोसी की पहाड़ी, डोसी पहाड़ी जो 740 मीटर ऊंची है, ये भी पुलिस में पूछा हुआ है, पूछा हुआ है ना। हरियाणा में डोसी की पहाड़ी है जो 740 मीटर ऊंची है। दिल्ली में रॉयल सीमा की पहाड़ी है जो मेरे लाडलों आपको याद रखना है 740 मीटर ऊंची है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? चलो आगे। नेक्स्ट,
बात करेंगे अरावली में दर्रे कौन कौन से हैं। दर्रे, दर्रे तो पहली बात तो याद रखना, दर्रे क्या होते हैं। दर्रे क्या होते हैं, क्या है, तो याद रखना है संकीर्ण या तंग रास्ते। संकीर्ण या तंग रास्तों को दर्रे कहते हैं। रास्ते, पहाड़ी क्षेत्रों में जो संकीर्ण या तंग रास्ते होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। और आदिवासी इन्हें नाल कहते हैं। आदिवासी दर्रों को, दर्रों को क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाल कहते हैं, याद रखना है। आदिवासी दर्रों को क्या कहते हैं, नाल। अब कहां कहां पे है, जैसे उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल। फुलवारी की, फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल, ये दोनों कहां पे हैं, उदयपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। ये दो दर्रे उदयपुर में है। क्लियर है क्या, चलू आगे। क्लियर है, केवड़ा की नाल, फुलवारी की नाल। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रास संबंध की। रास संबंध, रास संबंध की बात करूं तो कमली घाट, पीपली घाट, गोराम घाट, समझ में है ना, सोमेश्वर, सोमेश्वर, हाथीगुडा, हाथीगुडा, हल्दी घाटी, ये सब के सब दर्रे कहां पे हैं, ये मेरे लाडलों कहां पे हैं, राज संबंध में। सोमेश्वर दर्रे की मैं बात करूं तो याद रखना अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है। अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा, सबसे संकीर्ण दर्रा। हम्म हाथीगुडा की मैं बात करूं तो कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का रास्ता जाता है, का रास्ता जाता है। ये कुंभलगढ़ का गुप्त मार्ग है। गुप्त मार्ग याद करो, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध से, हल्दी घाटी के युद्ध से जब पलायन कर गए थे अपना मुकुट और वस्त्र झाला बीदा को देकर, समझ में है ना, तो सबसे पहले वो चेतक पर सवार होकर बलीचा गांव पहुंचे थे और वहां पर चेतक ने दम तोड़ दिया था। और उससे आगे जब वो आगे पहुंचे तो वहां पे अपना उपचार करवाया उस उनने, और उपचार करने के बाद में ठीक होकर वो इस कुंभलगढ़ के रास्ते से, वहां पे कौन बैठा हुआ था, जगमाल किले में, और जगमाल अमर सिंह को मारने का प्रयास कर रहा था। तो अमर सिंह अपनी दूध मां के साथ में इस कुंभलगढ़ के रास्ते का जो गुप्त मार्ग है, इसी से जंगल की ओर हाथीगुडे दर्रे की ओर भागा था। और इसी रास्ते से प्रताप है ना कुंभलगढ़ के राज महल में प्रवेश करने के लिए भागा था। तो दोनों बीच में रुक गए थे और जगमाल को, वो तो बच गया और उसका जो मामा था जगमाल का वो मारा गया था उसके हाथ से, याद रखना है, समझ में है ना। तो ये वो रास्ता है जो गुप्त मार्ग है। और हाथी हल्दी घाटी की अगर मैं बात करूं मेरे मित्रों, तो यहाँ पे रक्त तलाई का मैदान है। रक्त तलाई का मैदान, जहां पे लड़ाई हुई थी, रक्त तलाई का मैदान, यहीं तो लड़ाई हुई थी, रक्त तलाई का मैदान। देखो ये जैसे ये किला है, सपोज करो ये किला है, ये किला था, ठीक है, ये किला है। यहां से अमर सिंह इधर भाग रहा था और महाराणा प्रताप है ना इधर जा रहा था।
पीछे पीछे अमर सिंह के जगवाल का मामा भाग रहा था, तो प्रताप यहां आके उसको पकड़ के मारता है, अमर सिंह को बचाता है। तो ये गुप्त मार्ग था इस किले में जाने का, याद रखना है आपको। क्लियर है ये? चलो आगे, ये राज संबंध के दर्रे हैं। नेक्स्ट, अब मैं बात करूं आपके सामने पाली में कौन कौन से दर्रे हैं। भाई नौकरी ऐसे ही थोड़ी लगती है, नौकरी के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे। अब कई बच्चे जिन्हें पढ़ाई नहीं है और पहली बार क्लास में आ रहा है, तो उसको तो लग रहा होगा पता नहीं क्या रामायण बता रहे हैं सर, सुन भी नहीं रहे किसी की और धमाधम चल रहे हैं। बच्चों ये रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए, मैं सिर्फ आपको जो पढ़ाया मैंने है उसको आपको रिपीट कराने का प्रयास कर रहा हूं, और जिसमें थोड़ा सा बहुत भी बुद्धि है, दिमाग है, इनको अभी भी पढ़ ले, वो अच्छे से पढ़ ले इन चीजों को और याद कर ले, रट लेना, तो भी वो छोरा फेल नहीं होगा, चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो। देसूरी की नाल समझ में है ना? जीलवा, जीलवा को क्या कहते हैं? पगल्या। जीलवा को क्या कहते हैं? पगल्या कहते हैं। समझ में है ना? देसूरी की नाल है, जीलवा है, पगल्या दर्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अजमेर, अजमेर में कौन कौन से दर्रे हैं? बरदर्रा है, बरदर्रा अजमेर में है, याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और पाखरिया है, पाखरिया दर्रा है, कुचबारी है, कुचबारी है, स्वरूपा घाट है, स्वरूपा घाट है, उदयबारी है, उदय बारी है, ये ध्यान रखना है। शिवपुरा है, शिवपुरा है। ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पे हैं? अजमेर में है। ये सब आपको ध्यान रखना है। मेरी मेहनत को रंग लाना मेरे बच्चों, जो मेहनत कर रहा हूं ना, सलेक्शन लेकर आना। इतनी मेहनत तो अगर मैं खुद मेरे लिए कर लूं ना, तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊं, जितनी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। चलो आगे, नेक्स्ट। अब मैं बात करूं आपके सामने दुष्यंत बैराज घाटी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, दुष्यंत बैराज घाटी। यह है 111 किलोमीटर लंबी है, पहली बात तो 111 किलोमीटर लंबी है, याद रखना है। और यह है चित्तौड़ के बेगू से, चित्तौड़ के बेगू से, चित्तौड़ के बेगू से भीलवाड़ा के बीच में फैली हुई है, भीलवाड़ा के मध्य फैली है, फैली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो आगे, नेक्स्ट। आपसे क्वेश्चन पूछे विंध्यन कगार, या आपसे पूछे विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी, तो आपको जवाब होना चाहिए यह है बिहार की, बिहार के सासाराम से लेकर, बिहार के सासाराम से लेकर, लेकर राजस्थान में चित्तौड़ के बेगू तक फैली हुई है, चित्तौड़ के बेगू तक है, बेगू तक फैली है, ये भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछे रंगीन पहाड़ी कहां पे है? रंगीन पहाड़ी, रंगीन पहाड़ी तो याद रखना है सवाई माधोपुर में है। रंगीन पहाड़ी राजस्थान में कहां पे है? सवाई माधोपुर में। रंगीन पहाड़ी कहां पे है? सवाई माधोपुर में, पूछा जा सकता है। आपसे पूछे कि रंगीन पहाड़ी राजस्थान में कहां पे है, तो आपका जवाब होना चाहिए सवाई माधोपुर में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सब चीजें? अब बात करेंगे अरावली के फटार कौन कौन से हैं। अरावली के फटार,
अरावली पर्वतमाला के फटार कौन कौन से हैं? अरावली में कौन कौन से फटार हैं? तो अरावली के फटारों की बात करूं मैं तो देसरो का फटार, देसरो फटार उदयपुर जिले में है, पहली बात तो उदयपुर में है। और दूसरा रागा व जरगा पहाड़ी के बीच में है, रागा व जरगा पहाड़ी के मध्य है। पहाड़ी के कहां पे है मेरे मित्रों? मध्य में स्थित है, याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे। रागा और जरगा पहाड़ी के बीच में देसरो का पठार है, यह आपको ध्यान रखना है। बोराट पठार, बोराट पठार उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर है, राजसमंद की सीमा पर है। उदयपुर राजसमंद की सीमा पर है। गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच में है, गोगुंदा व कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच में है, पहाड़ियों के मध्य है। तीसरी बात, राजस्थान का थर्ड ऊंचा पठार है, ऊंचा पठार है। ऊंचाई है 1125 मीटर। और बोराट पठार की याद रखना है, जरगा सबसे ऊंची चोटी है, जरगा सर्वोच्च ऊंची चोटी है, सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जरगा सर्वोच्च ऊंची चोटी है। क्लियर है? अरे यार अर्चना चौधरी बताऊंगा, पेशेंस तो रख भाई, सब क्रमबद्ध आएंगे। तो बोराट पठार उदयपुर राजसमंद की सीमा पर है, गोगुंदा कुंभलगढ़ की पहाड़ियों के बीच में है, राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जरगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है ये चीजें? क्लियर है क्या? चलो आगे। दूसरी बात, बोराट पठार क्या करता है? अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी की नदियों के बीच में जल विभाजक, बंगाल की खाड़ी, खाड़ी की नदियों के मध्य, नदियों के मध्य क्या करता है? जल विभाजक करता है, जल विभाजक का काम करता है, ये भी आपको याद रखना है। बोराट पठार राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों के बीच में जल विभाजक का काम करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो लासड़िया प्लेटू, लासड़िया पठार उदयपुर में है, उदयपुर में है। दूसरी बात, जयसंबंध झील की, जयसंबंध झील के पूर्वी किनारे पर है, पूर्वी किनारे पर है, किनारे पर है, जयसंबंध झील के पूर्वी किनारे पर है। यह भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। और अरावली का सबसे कटा फटा पठार है, अरावली का सबसे ज्यादा कटा फटा पठार है, कटा फटा फटार है, सबसे ज्यादा कटा फटा फटार। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है कि लासड़िया फटार कौन से कहां पे है? जयसंबंध झील के पूर्व पश्चिम में से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखना है आपसे। चलो आगे। आबू फटार, आबू फटार पहली बात सिरोही में है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, ऊंचाई है 1200 मीटर, याद रखना है
दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, ये आपको याद रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे गुरु माथा कहते हैं, इसे गुरु माथा के नाम से जानते हैं, गुरु माथा के नाम से भी जानते हैं, इसको गुरु माथा के नाम से भी जानते हैं। और इसे बैथोलिथ कहा जाता है, बैथोलिथ पठार भी कहते हैं, बैथोलिथ पठार भी कहते हैं, बैथोलिथ पठार भी कहते हैं, याद रखना है। इसे क्या कहते हैं? लासड़िया लसड़िया एक ही बात है राम, लासड़िया कह दे या लसाड़िया कह दे, बात एक ही है, खाले ठूसले नंगड़ले बेटा, है ना। परीक्षा में ये नहीं पूछेगा राम कि निम्न में से कौन सा शुद्ध है, लासड़िया या लसड़िया, ये नहीं पूछेगा, बस नाम याद रखना है। नेक्स्ट, उड़िया, उड़िया फटार सिरोही में है, उड़िया उदयपुर में नहीं है, बेकूफो सिरोही में है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, अर्चना आ गया, ऊंचा पठार है 1360 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है 1360 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। मैसा फटार, मैसा फटार अरावली में है, कहां पे है? चित्तौड़ जिले में है, चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना है। आपसे पूछे मैसा फटार कहां पे है? चित्तौड़ में है, याद रखना है। चिड़िया टूक फटार, चिड़िया टूक फटार कहां पे है मेरे मित्रों? जोधपुर में है। यहाँ पे क्या है? मेहरानगढ़ किला है, मेहरानगढ़ है दुर्ग। और यहाँ पे कौन सा किला है? चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ दुर्ग, जिसको चित्रांगद ने बनाया था। क्लियर है क्या? चिड़िया टूक कहाँ पे है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ का किला इसी फटार पे बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बात करेंगे ऊपर माल की, ऊपर माल फटार, ऊपर माल फटार, ऊपर माल फटार की अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़ के भैंसरोड से, भैंसरोड गढ़ से भीलवाड़ा के, भीलवाड़ा के बिजोलिया के बीच में है, बिजोलिया के मध्य है, भीलवाड़ा के बिजोलिया के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करेंगे खैराड़ की, खैराड़ या माल खैराड़, तो ये कहां से है? ये भीलवाड़ा की झाजपुर तहसील से, भीलवाड़ा की झाजपुर से टोंक के बीच में है, टोंक के मध्य है, ये आपको याद रखना है। त्रिकूट फटार, त्रिकूट फटार कहां पे है? त्रिकूट की पहाड़ी भी जैसलमेर में है और त्रिकूट फटार भी जैसलमेर में है। जैसलमेर का किला है यहाँ पे, जैसलमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, मानदेसरा फटार, मानदेसरा, मानदेसरा फटार ये भी कहां पे है? चित्तौड़ में है। मानदेसरा कहां पे है? चित्तौड़गढ़ में है, ये आपको याद रखना है। मानदेसरा भटार कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलू आगे, चलू क्या मेरे लाडलों?
नेक्स्ट, दो चीज और याद रखना अरावली के बारे में। अरावली के बारे में पहली बात, यह मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। मरुस्थल के विस्तार को रोकती है। विस्तार को क्या करती है? रोकती है। दूसरी बात, अरब सागर के मानसून के समानांतर है। मानसून के क्या है? समानांतर है, याद रखना है। ठीक है। और इसकी जो दिशा है अरावली की, किधर से किधर है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। पूर्व की ओर। अगर, याद रखना है, अगर ये दिशा विपरीत होती, विपरीत होती तो क्या होता? तो क्या होता? क्या होता? ऐसे होती, दक्षिण पूर्व से। किधर होती ये? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती, ये डायरेक्शन होती। तो मेरे मित्रों, अरब सागर से वर्षा होती। अरब सागर से खूब वर्षा होती। खूब वर्षा होती। अगर ये, अभी तो अरावली ऐसे फैली हुई है, अब ऐसे ना होकर ये राजस्थान में ऐसे होती, ऐसे, तो अरब सागर के मानसून से राजस्थान में क्या होती? खूब वर्षा होती, मचक के वर्षा होती, बढ़िया वर्षा होती। बोलो, मामला सेट है कि नहीं है? क्लियर है? तो बोलो बंसी वारे की जय। बंसी वारे की जय। अरावली पूरी। अब अरावली में कोई डाउट हो तो पूछो। अरावली में कोई भी संदेह हो तो पूछो। एक भौतिक प्रदेश समाप्त। बढ़ो आगे। जुकाम इतनी बुरी लग रही है, तुम पूछो मत। नाक से सांस नहीं आवे, कानों से सुनाई ना देवे। दूसरा भौतिक प्रदेश है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। ज्योति चौहान, तूने ही तो नहीं लगा दी ये, तूने ही तो भेज नहीं दिया हमारी तरफ ले कि जुकाम ले लो। अगर कोई जुखाम अगर बिकती कि जुखाम खरीद लो, जुखाम खरीद लो, और जुखाम से किसी को फायदा होता, तो जिसके एक बार लग जाती उसके तो वारे न्यारे हो जाते। नहीं क्या? वो बेचता रेट के अनुसार, जितने कस्टमर हैं, देखता कि मेरी जुखाम की मांग कितनी है। 100 आदमी मांग कर रहे हैं या 500 आदमी मांग कर रहे हैं, समझ में आया ना? उसी के अनुसार पैसा रखता। अगर ग्राहक ज्यादा है तो रेट भी ज्यादा होती, ग्राहक कम है तो रेट भी कम होती। रेट मांग के अनुसार बढ़ती। क्लियर है क्या? सही है ना? बोली लगती है और क्या, खरीदने वालों की बोली लगती। अब बात करेंगे थार मरुस्थल की। तो थार मरुस्थल की बात करें मेरे लाडलो, तो एक एक चीज इसके बारे में अपन पढ़ना है। थार मरुस्थल के बारे में आपसे परीक्षा में इससे प्रश्न पूछने की पूरी पूरी प्रबल उम्मीद है, याद रखना है। देखो, इसका निर्माण, इसका निर्माण कब हुआ था? परमो कार्बोनी फेरस काल में। काल में, याद रखना है।
ठीक है। हाँ, नियोजोइक एरा है। एरा याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, ये नियोजोइक एरा है, मत याद रखो। और ये सारा का विस्तार है, सारा के मरुस्थल का विस्तार है, सारा के मरुस्थल का क्या है, विस्तार है, याद रखना है। और सारा के मरुस्थल को, सारा के मरुस्थल को ग्रेट पैलियो आर्कटिक भी कहते हैं, ग्रेट पैलियो आर्कटिक भी कहते हैं, भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्लियर। और सारा की रेत को, सारा की रेत, ध्यान से समझना, सारा की जो रेत है इसे अरब देशों में, अरब देश में, अरब देश में कबीर कहते हैं, कबीर कहते हैं। जबकि पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चेलिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चेलिस्तान। और भारत में थार कहते हैं, भारत में इसकी रेत को क्या कहते हैं, थार कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, थार। ये नियोजोइक एरा, ये मत याद रखना, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझना है। जैसे इतना नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। ये आपको याद रखना है, ये अफ्रीका है, ये सारा है, ये सारा का मरुस्थल है। सारा की रेत हवाओं से उड़ उड़ कर सभी दिशाओं में गई, ऐसे इस दिशा में बढ़ के गई, ऐसे। तो जैसे ये अरब देश में पहुंचती है, जैसे ये हाँ, पेपर डीप में आएगा तो बता दिया ना मैंने, टेंशन मत लो। जैसे ये अरब देशों में आती है तो यहाँ पे सारा की रेत को बोलते हैं यहाँ पे कबीर, यहाँ पे नाम पड़ गया इसका कबीर का मरुस्थल। और जैसे ये रेत आगे बढ़ती है, पाकिस्तान में बढ़ती है, पाकिस्तान में बढ़ती है तो यहां इसको बोल दिया चेलिस्तान। पाकिस्तान में क्या बोल दिया, चेलिस्तान। और जैसे ये रेत भारत में पहुंचती है तो इसे क्या कह देते हैं, थार। क्लियर। सर वर्षा में पढ़ा दो, मानो क्या करिए, क्या पढ़ा दो, इसे क्या कह देंगे, थार कहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब देखो, जो मरुस्थल है, थार मरुस्थल, थार मरुस्थल, हाँ पढ़ाऊंगा, नदियां पढ़ाऊंगा। थार मरुस्थल, पहले इसको तो पूरा करा दूं। थार मरुस्थल की बात करूं तो थार मरुस्थल में 62% रेत कहां पे है, भारत में। और 38% रेत कहां पे है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 62% रेत में से 61.11% अकेले राजस्थान में है। अकेले कहां पे है, राजस्थान में। शेष, शेष कहां कहां पे है, ये याद रखना है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। शेष इनमें है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या, क्लियर है ये। चलो आगे। अब देखो, आगे की बात करें। भारत में, भारत में वर्तमान में जल संकट का जल संकट है,
भारत में वर्तमान में क्या है? जल संकट। और जहां जहां ये संकट है, जहां जहां ये संकट है, जहां जहां पानी का संकट है, उन्हें उन्हें हम क्या कहते हैं? डेजर्ट जोन कहते हैं। डेजर्ट जोन कहते हैं। और डेजर्ट जोनों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या याद रखना है, ये भी पूछ लेता है कि भारत में कुल डेजर्ट जोनों की संख्या कितनी है? 142 है। इन 142 में से अकेले राजस्थान में कितने हैं? अकेले राजस्थान में 142 में से अकेले राजस्थान में कितने हैं मेरे लाडलों? 85 है। 85 है, याद रखना है। अकेले राजस्थान में कितने हैं? 85। समझ में आया ना? अकेले राजस्थान में 85 है। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने इन डेजर्ट जोनों में, ये जन संकट वाले क्षेत्रों में, समझ में आया ना, यानी कि केंद्रीय भूजल बोर्ड ने, केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जल के दोहन पर, जल दोहन पर, जल दोहन पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। और क्या प्रतिबंध लगा दिया? जल दोहन पर प्रतिबंध लगा दिया। और क्या प्रतिबंध लगा दिया मेरे मित्रों? कहां कहां पे प्रतिबंध लगा दिया? ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कई बार। तो देखो, झोटवाड़ा के जयपुर में है। झोटवाड़ा में प्रतिबंध है, जयपुर में, कि यहाँ पे आप कुआं नहीं खोद सकते और न बोर करा सकते हो। अगर छुपके कराते हैं बोर, पैसा देके पुलिस वालों को, नहीं तो सीधा सीधा बोर नहीं करा सकते यहाँ पे। समझ में आया ना? कोई पुलिस में शिकायत कर देता है ना, कोई बोर करवाता है, ट्यूबवेल कराता है, तो पुलिस उठा के ले जाती है। पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में, भैरोड अलवर में। भैरोड कहाँ है? अलवर, याद रखना है। रानीवाड़ा और जालोर सिटी, जालोर सिटी, ये कहाँ है? जालोर में। यहाँ पे भी आप बोर नहीं करा सकते। समझ में है ना? और श्री माधोपुर, माधोपुर, श्री माधोपुर और धौंध, धौंध, धौंध है धौंध, सीकर, श्री माधोपुर और धौंध सीकर। मंडावा झुंझुनू, मंडावा झुंझुनू, यहाँ आप बोर नहीं करा सकते। मंडावा झुंझुनू में आप बोर नहीं करा सकते। हाँ, तो आरती, आपका क्षेत्र कौन सा है? तो चित्तौड़ बस्सी अलग है, इन क्षेत्रों में किया है प्रतिबंध, तो इनमें है मेरे बच्चों। बस राजस्थान में इन्हीं जगह पे प्रतिबंध है कि यहाँ पे आप है ना बोर नहीं करवा सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ज्योति इसलिए नहीं करवा सकते, जल स्तर नीचे चला गया है, पानी का लेवल नीचे चला गया है। हर आदमी बोर कराएगा तो पानी इतना कहां से आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अरे ये जगह याद रखना, आपको परीक्षा में पास होना है मेरे लाडलों। ये पिछली बार भी परीक्षा में, हर बार एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन, ये हर बार आता है। क्लियर है? झोटवाड़ा जयपुर, पुष्कर अजमेर, बहरोड अलवर, रानीवाड़ा जालोर सिटी जालोर में है, श्री माधोपुर धौन सीकर में है, मंडावा झुंझुनू में है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने जल धोन के ऊपर टोटली यहाँ पे क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। ये आपको याद रखना। पिछली बार पटवारी में क्वेश्चन आया हुआ है, केंद्र केंद्रीय भूजल बोर्ड ने निम्न में से कौन से क्षेत्रों में जल धोन के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है? कॉलेज लेक्चर में प्रश्न आ गया ये, फिर कॉलेज लेक्चर में भी पूछ लिया इसको, ये जो मैं बोल रहा हूं सेम का सेम पूछ लिया। क्लियर? अब देखो, हमारे थार मरुस्थल की कुछ विशेषता देखते हैं। थार मरुस्थल,
मरुस्थल की विशेषता। विशेषता, पहली बात, राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। राजस्थान के 12 जिलों में फैला है। कितने जिलों में फैला है? 12 जिलों में। और सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला, सबसे बड़ा मरुस्थलीय जिला, मरुस्थलीय जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और मेरे मित्रों, सबसे छोटा कौन सा है? छोटा मरुस्थलीय जिला कौन सा है? जल्दी बताओ। झुंझुनू है। वेरी गुड। दूसरी, अगली विशेषता क्या है? विश्व का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक घना बसा मरुस्थल। बसा मरुस्थल, जनसंख्या ज्यादा है यहाँ पे। मरुस्थल, कितनी परसेंट जनसंख्या है यहाँ पे? 40% जनसंख्या है। 40% जनसंख्या है। और विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, जैव विविधता वाला मरुस्थल, वाला मरुस्थल, जैव विविधता वाला मरुस्थल। देखो यहाँ पे क्या क्या है इसमें। जैव विविधता वाला मरुस्थल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लाठी सीरीज है। यहाँ पे लाठी सीरीज है। यहाँ पे मरु राष्ट्रीय उद्यान है। मरु राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे आकलवुड फॉसिल पार्क है। आकलवुड फॉसिल पार्क है। यहाँ पे आकलवुड फॉसिल पार्क है, इसलिए इसको जैव विविधता वाला मरुस्थल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? दूसरा, ये थार मरुस्थल में क्या होता है? न्यून वायुदाब का केंद्र जैसलमेर में बनता है। न्यून वायुदाब, न्यून वायुदाब का केंद्र कहाँ बनता है? जैसलमेर में बनता है। कहाँ बनता है? जैसलमेर में बनता है। अब जब जैसलमेर में बनता है तो क्या होता है? क्या होता है? तो मेरे मित्रों, इसी से मानसून आता है। इसी से मानसून आता है। इसी से क्या होता है? मानसून आता है। अगर यहाँ पे न्यून वायुदाब, अगर गर्मी ज्यादा पड़ती है तो वायुदाब कम होगा। आपको पता है गर्मी ज्यादा पड़ती है, समझ में है ना? लाठी सीरीज बताऊंगा यार, अभी तो शुरुआत है। अभी सारा बताऊंगा, टेंशन मत ले, एक एक चीज खोल खोल के बता दूंगा। तो न्यून वायुदाब का केंद्र अगर यहाँ नहीं बनता तो वर्षा नहीं होती। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है थार मरुस्थल में न्यून वायुदाब का केंद्र कहाँ बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए जैसलमेर में बनता है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? क्लियर है? सबसे ज्यादा रेडोन गैस निकलती है। रेडोन गैस निकलती है। रेडोन गैस निकलती है। मरुस्थल से कौन सी गैस निकलती है? मरुस्थल से कौन सी गैस निकलती है? रेडोन गैस। ये भी पूछता है। और रेडोन गैस क्या करती है? वर्षा को आकर्षित करती है। वर्षा को आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। आकर्षित करती है। समझ में आया ना? थार मरुस्थल से कौन सी गैस निकलती है? रेडोन गैस निकलती है, जो वर्षा को आकर्षित करती है। और मनुष्य कौन सी गैस निकालता है? तो रेडोन गैस निकलती है, जो वर्षा को क्या करती है? आकर्षित करने का काम करती है। याद रखना है। मनुष्य दो प्रकार की गैस निकालता है, एक CO2 निकालता है, एक SO2 निकालता है। SO2 भी तो निकालता है। मनुष्य दो निकालता है, CO2 प्लस SO2। SO2 कैसी होती है? बदबूदार। बदबूदार, बदबूदार गैस भी तो निकालते हो, जिससे आदमी नाक बंद करने के लिए मजबूर हो जाता है। मूली खाने के बाद में जो डकार ली जाती है ना, वैसी गैस। तो याद रखना है रेडोन गैस। तो याद रखना, वर्षा को क्या करती है? आकर्षित करती है। ये आपको ध्यान रखना है।
सही बात है ना। अगर आपको बस में सीट नहीं मिले तो 2 मूढ़ी खा जाओ आप। बस में अगर आपको जगह नहीं मिलती है ना तो 2 मूढ़ी खा के चले जाओ और धमाधम डकार लो वहां पे, तो बस पूरी खाली हो जाएगी। या तो आपको उतरना पड़ेगा। अब ये तो पूछ नहीं सकता कोई बस में बैठा बैठा कि कौन अरे ये गैस निकाल रहा है, ये तो कोई नहीं बोल सकता। समझ में आया ना। उसको क्या पता मूली खा के आया है गैस निकाल रहा है, ठीक है, ये तो नहीं पूछ सकता। लेकिन वो दुखी होके उतर के चला जाएगा कि यार मरवा दिया, बस से दूसरी बस में चलेंगे, अपने पार नहीं पड़े। तो रेडोन गैस वर्षा को आकर्षित करने में काम करती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे, शीतल करिए इस टाइम सर ये करे, हाँ बिल्कुल सही है, यही करेगी और क्या। अब देखो थार मरुस्थल की अगली विशेषता, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की अगर आगे की बात करें अपन, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे सारे फैला हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे सारे फैला हुआ है। सारे सहारो सारे फैला हुआ है। फैला है ना, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे सारे फैला है ये। अंतरराष्ट्रीय सीमा के सारे सारे फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है क्या। अब देखो थार मरुस्थल का पश्चिमी भाग, थार मरुस्थल का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है, थार कहलाता है। थार कहलाता है। क्या कहलाता है, थार कहलाता है। जबकि पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। पूर्वी भाग, थार मरुस्थल का पूर्वी भाग को किस नाम से जानते हैं, मारवाड़ के नाम से जानते हैं। मारवाड़ कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थार मरुस्थल का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है, थार के नाम से। जबकि थार मरुस्थल का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है, मारवाड़ के नाम से। ढाल किधर है इसका, अब ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। थार मरुस्थल का ढाल किधर है, तो उत्तर से किधर है, दक्षिण की ओर है, याद रखना है। और पूर्व से पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है। ये भी आपसे पूछता है कि थार मरुस्थल का ढाल किधर से किधर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है क्या। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसलमेर के कुलदरा गांव में याद रखना है कैक्टस पार्क की स्थापना हुई है। कैक्टस पार्क की स्थापना, सरकार ने कौन सा पार्क बनाया है, कैक्टस पार्क की स्थापना की है, याद रखना है। और याद रखना है थार मरुस्थल में कौन सी चट्टान पाई जाती है, अवसादी चट्टान पाई जाती है। अवसादी चट्टान क्या होती है, प्राप्त होती है, याद रखना है। थार मरुस्थल किसका भाग है, 33 सागर का भाग है। 33 सागर का भाग है। थार मरुस्थल से क्या मिले हैं, मछलियों के कंकाल मिले हैं। मछलियों के क्या मिले हैं, मछलियों के हमको क्या मिले हैं, यहाँ पे कंकाल मिले हैं। और थार मरुस्थल में खारी झील पाई जाती है, खारी झील मिलती है। थार मरुस्थल से कौन सी झील मिलती है, खारी झील मिलती है, ये आपको याद रखना है। और यहां से मछलियों के कंकाल मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। दूसरा, इस थार मरुस्थल में चंदन नलकूप स्थित है। चंदन नलकूप, चंदन नलकूप को क्या कहते हैं, थार का घड़ा। थार का घड़ा कहाँ पे है, ये जैसलमेर में है। जैसलमेर में है, जैसलमेर में है। क्लियर है क्या। दूसरा, बाटाड़ू कुआ है, बाटाड़ू कुआ, बाटाड़ू कुआ कहाँ पे है, इसे कहते हैं जल महल, रेगिस्तान का जल महल।
ये कहाँ पे है? बाड़मेर में। बाटाडू कुआं कहाँ पे है? बाड़मेर में, याद रखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या थार के मरुस्थल से मछलियों के कंकाल प्राप्त हुए हैं? आपका जवाब होना चाहिए बिल्कुल हुए हैं। समझ में आया ना? आपसे पूछे बिल्कुल हुए हैं, समझ में आया? तो ये आपको ध्यान रखना है, तैतीस सागर का अवशेष है। खारी झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं, याद रखना है। थार मरुस्थल में समगांव, समगांव कैसा है? वनस्पति विहीन है। वनस्पति विहीन है। वनस्पति विहीन है। और कहां पे है ये? जैसलमेर में है। समगांव कहां पड़ता है? जैसलमेर में। टोटली वनस्पति विहीन है, यहाँ पे वनस्पति नहीं उगती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर? यहां से इस थार मरुस्थल से चलो आगे। थार मरुस्थल से, थार मरुस्थल से यहां से सरस्वती नदी बहती थी। कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती नदी बहा करती थी। नदी बहा करती थी, बहा करती थी। और इस सरस्वती नदी की खोज कब हुई थी पहली बार? 1896 में। और किसने की थी खोज इसकी? किसने की? तो याद रखना, CL ओलधम ने की थी। ओलधम ने की थी। और अब इसका अवशेष कौन है? सरस्वती नदी का अवशेष। अवशेष कौन सी नदी है? याद रखना है, घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी। ये परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इस थार मरुस्थल में दो प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है। दो प्रकार की वनस्पति, दो प्रकार की वनस्पति क्या क्या? एक होती है घास और एक होती है कटीले वन। कटीले वन। घास कौन कौन सी होती है? यहां पे देखो, सेवण, धामण, लिलोण, करड़, अजान, बुर, सुगनी, सुगैनी, सुगनी है, सुगनी, सुगनी, सरकानिया। ये सब घासों के नाम है बच्चों। और वनस्पति कौन कौन सी होती है यहाँ पे? कटीली, रोहिड़ा, खेजड़ी और बबूल। बबूल, याद रखना है। तो घासों में ये भी पूछ लेता है, सेवण, दामन, लिलोण, करड़, अजान, बुर, सुगनी, सरकानिया, ये किसके नाम है? तो आपका जवाब होना चाहिए, ये घासों के नाम है। किसके नाम है ये सब? ये घासों के नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसके नाम है? तो आपका जवाब होना चाहिए मित्रों, ये घासों के नाम है सारे के सारे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये? इतनी भयंकर जुकाम लग रही है, नाक चोक, गला चोक, कान ब्लॉक। तो ये मामला सेट है क्या पूरा? अरे मानू यार, सब पढ़ा दूंगा। अरे यार तू ये तो पढ़। काढ़ा पीऊंगा, बहुत भयंकर हालत खराब हो रही है, दवाई लिए पर नाकों से पानी आ रहा है भयंकर, आंखों से आंसू और आने लग जाते हैं जुकाम में।
धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा। भयंकर पानी आ रहा है। मुंह से सांस लेने में मजा क्या आ रहा है, मुंह ही नहीं बंद हो रहा। गला सूख गया पूरा का पूरा, पूरा गला सूख गया। होठों पे देखो फेफड़ी आ गई है। मेरे से नहीं हो भाई अब, बस की नहीं है मेरी तो। और बीमार हो जाऊंगा तो ये भी नहीं होगा, अगर बुखार उखार चढ़ गया ना तो ये भी नहीं होगा। नहीं तो फिर बैठे रहना, फिर पटवारी, फिर मैं छुट्टी ले लूंगा 15 दिन की, फिर रेस्ट। जैसे अभी फतरी हुई थी तब ऑपरेशन कराया था, तब हो गया था। फिर आराम से बैठे बैठे है ना, कान पकड़ के बैठे रहना, राजेंद्र सर कहाँ चले गए। यार बस की नहीं है तो फिर मैं कहाँ से करूंगा। भयंकर हालत खराब हो रही है, जबकि मैंने हीटर चला रखा है या फिर रूम हीटर चल रहा है। ठीक है मेरे लाडलो, नहीं बस की मेरी तो बिल्कुल संध्या ही नहीं लग रही। 1.5 घंटे हो गए बोलते बोलते, गला चोक हो गया। कल करेंगे, पूरी करा दूंगा, 5-7 दिन में पूरी हो जाएगी, पूरी सब्जेक्ट रिवीजन करा दूंगा। आज तो मेरा टाइपिस्ट भी आ जाएगा। अब देखो, आज मेरा टाइपिस्ट आ गया, रात को 12 बजे पहुंच जाएगा। तो कल से एक तो करंट करंट की क्लास शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए, एक क्लास और बढ़ा दूंगा करंट अफेयर्स की। समझ में है ना। राजस्थान भूगोल चल रहा है, एक इंडिया का इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियो और शुरू करूंगा। पॉलिटिकल आपकी चली रही है, हिस्ट्री और शुरू कर दूंगा, हिस्ट्री और शुरू कर दूंगा। एक जनरल साइंस चली रही है, जनरल साइंस ये आपकी चली रही है। समझ में है ना। तो एक तो ये क्लास और बढ़ा दूंगा आपकी कल, स्पेशल पे ये क्लास और बढ़ा दूंगा आप लोगों की। ठीक है, तो आपको, मैं चाहता हूं तुम्हारा मामला पूरा सेट हो जाए। बाय मेरे लाडो। जो मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी, मोरल ड्यूटी जिसे बोलते हैं, वो आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, कोई अलग से कुछ नहीं कर रहा आप लोगों के लिए। ठीक है ना। जितना मेरे से बस पड़ेगा उतना मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। देखो ये क्लासें तो मैं चली रही हैं, सारा रिवीजन करा रहा हूँ आपको, टेस्ट भी ले रहा हूँ टाइम टाइम पे। गुड नाइट मेरे बच्चों।